गुड इवनिंग। एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस का क्लास पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग बायोलॉजी में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो उन सारे चैप्टर्स के आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आप लोग आने वाले एग्जाम्स में किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और हम लोग बात कर रहे थे आर्थिक वनस्पति विज्ञान की। आर्थिक वनस्पति विज्ञान में हम लोग खाद्यान्न प्रदान करने वाली फसलें, रेशे प्रदान करने वाली, लकड़ी प्रदान करने वाली, तेल प्रदान करने वाली, फल प्रदान करने वाली, मसाले प्रदान करने वाली, ये सारे हम लोग देख लिए थे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है रेशे प्रदान करने वाली पौधे। हम लोग को देखना है कि रेशे प्रदान करने वाली पौधे कौन कौन सी हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पादप रेशे का मुख्य रासायनिक घटक है। आपको बताना है कि पादप रेशे का मुख्य रासायनिक घटक क्या है। सेलुलोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, उपर्युक्त सभी। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। पादप रेशे का मुख्य रासायनिक घटक क्या है। तो पादप रेशे का जो उपयोग होता है वो कपड़ा, रस्सी, जूट, बोरे, पैकिंग, भराई की कागज आदि के लिए किया जाता है। और ऐसा जो होता है एक विशेष प्रकार का दीर्घित संकीर्ण व कास्टिल दृढ़ोत्तकी कोशिकाएं होती हैं और इनके छोर जो होते हैं नोकदार होते हैं। और ये पौधे के जो है विभिन्न भाग अंग होते हैं, जैसे अधस त्वचा, कार्टेक्स, संवहन ऊतक आदि में ये पट्टी के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और सामान्यतः जो संवहन ऊतक होता है इसमें बहुल होता है, मतलब उसकी अधिकता ज़्यादा होती है। और इनका जो मुख्य रासायनिक घटक होता है वो सेलुलोज होता है। सेलुलोज जो होता है इसमें 64 से 94% पाया जाता है। सेलुलोज की जो मात्रा होती है वो 64 से 94% पाया जाता है, जो असंख्य बीटा ग्लूकोज अणुओं में निर्मित होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। पादप रेशे का जो मुख्य रासायनिक घटक है वो सेलुलोज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप रेशे में प्रोटीन की मात्रा होती है। आपको बताना है कि पादप रेशे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। 2%, 0%, 5%, 8%। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो पादप रेशे का जो उपयोग होता है वो मैंने बताया कि कपड़ा, राशि, जूट, बोरे, पैकिंग, भराई का कागज आदि में किया जाता है। और रेशा एक विशेष प्रकार का जो होता है ये दीर्घित, संकीर्ण व कास्टिल होता है। और इसके जो छोर होते हैं वो नोकदार होते हैं। इनके पौधों में विभिन्न प्रकार के अंगों भी पाए जाते हैं, जैसे कार्टेक्स, संवहन ऊतक। और इनका जो होता है मुख्य रासायनिक घटक जो होता है ये सेलुलोज होता है, जो 64 से 94% पाया जाता है, जो असंख्य बी ग्लूकोज अणुओं से निर्मित होता है। और इसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो लगभग शून्य होती है। ये आपका पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पादप रेशे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। इसमें प्रोटीन की मात्रा होती ही नहीं है, शून्य होती है। ओके, अब तो सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रमुख पादप फाइबर्स में सम्मिलित है। आपको बताना है इनमें से कौन से पादप हैं जो फाइबर्स में सम्मिलित है, रेशे में सम्मिलित हैं। कपास है, जूट है, नारियल जटा है, सनई है, अलसी है, अफीम है। कूट में बताना है केवल 1, 3, 5, 6, केवल 1, 2, 4, 6, केवल 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5। तो चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए कौन सा है आपका पादप फाइबर में कौन कौन से शामिल है। तो आपका जो पादप फाइबर होता है इसमें आपका कपास भी होता है, कपास होता है, जूट होता है, नारियल जटा भी होता है। और इसे सनई को सन भी बोलते हैं, पटसन भी बोलते हैं। और आपका अलसी भी इसमें होता है। और आपका सीसल हेम्प होता है, बल्कि अफीम नहीं होता। अफीम से हम रेशा नहीं प्राप्त करते हैं। तो आपका ऑप्शन 6 नहीं होगा। तो चलिए कूट देख लेते हैं किस में 6 है। तो देखिए आपका पहले में 6 है, दूसरे में भी 6 है, तीसरे में भी 6 है। तो ये तीनों कूट आपके नहीं होंगे। आपका बचा ऑप्शन नंबर 4। तो उसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा हो जाएगा। जो इसमें हमको रेशा प्राप्त होता है वो कपास, जूट, नारियल जटा, सनई, अलसी, इन सारे से हमको फाइबर या रेशा प्राप्त होता है। ओके, चलिए फिगर देख लेते हैं। आपका कपास देख लीजिए, ये कपास है, ये कपास है, ये आपका जूट है, ये आपका जूट है। जूट देखिए ऐसे इसको तने को प्राप्त करते हैं, ये भी आपका जूट है। ये आपका नारियल जटा है और ये आपका अफीम है, ये आपका जो है अलसी है। ओके, तो आप फिगर के माध्यम से देख लीजिए कि कैसे कौन कौन से रेशे हैं। ये आपका कपास, ये जूट है, ये नारियल जटा है, ये अलसी है, ये आपका अफीम है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार का सबसे महत्वपूर्ण फाइबर कौन सा है। आपको बताना है कि संसार का सबसे महत्वपूर्ण फाइबर कौन सा है। कपास है, जूट है, नारियल है, चुकंदर है। तो चलिए आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो कपास जो होता है ये संसार का सबसे महत्वपूर्ण फाइबर होता है। मनुष्य द्वारा इसका उपयोग का जो संदर्भ होता है वो ग्रीस, रोम व भारत के ऋग्वेद जैसे प्राचीन साहित्य में मिलता है। और भारतवर्ष में कपास जो है 600 ईस्वी में चीन व मिस्र में पुनः स्थापित किया गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। संसार का सबसे महत्वपूर्ण फाइबर जो होता है ये कपास होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कपास का वस्त्र रेशा के रूप में खेती कब आरंभ हुआ।
1000 से 1500 ईस्वी, 1300 से 1400 ईस्वी, 2000 से 2005 ईस्वी, 1500 से 2000 ईस्वी। आपको बताना है कपास का जो वस्त्र रेशा के रूप में खेती कब आरंभ हुआ। तो कपास जो है संसार का सबसे महत्वपूर्ण फाइबर होता है। मनुष्य द्वारा जो इसका उपयोग का जो संदर्भ मिलता है वो ग्रीस, रोम व भारत के ऋग्वेद जैसे प्राचीन साहित्य में मिलता है। और भारतवर्ष में जो कपास है वो 600 ईस्वी में चीन व मिस्र में पुनः स्थापित किया गया था। और इसकी जो वस्त्र रेशा के रूप में खेती थी वो 1300 से 1400 ईस्वी में आरंभ हुआ था। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, 1300 से 1400 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देसी कपास को और किन नामों से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है गार्सीपियम आर्बोरियम, सेकंड है गार्सीपियम हर्बेरियम, थर्ड है एक व दो दोनों, फोर्थ है ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है कि देसी कपास को और किन नामों से जाना जाता है। तो कपास जो होता है ये मालवेसी कुल का सदस्य होता है और संसार में मुख्यतः इसकी दो प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रथम को है देसी कपास कहते हैं जिसे गार्सीपियम आर्बोरियम कहते हैं, और दूसरा इसमें है गार्सीपियम हार्बेरियम के नाम से भी जाना जाता है। देसी कपास को दो नामों से जाना जाता है, गार्सीपियम आर्बोरियम और गार्सीपियम हार्बेरियम के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो प्रजाति है इसकी अमेरिकन कपास है। अमेरिकन कपास को गा हिरसुटम और बारबेडेंस के नाम से भी जानते हैं। और जो देसी कपास का जन्म स्थान है वो भारत व इंडो चाइना है, और अमेरिकन कपास का जो है जन्म स्थान वो मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिका है। और अमेरिकन कपास के जो रेशे होते हैं लंबे होते हैं, रुई चमकीला होता है और उपज जो होता है देसी कपास से अधिक मिलता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। देसी कपास को गार्सीपियम आर्बोरियम और गार्सीपियम हर्बेरियम दोनों नाम से जाना जाता है, एक व दो दोनों। ओके, ये आपका देसी कपास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकन कपास को और किन नामों से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है गाहिर सुटम, सेकंड है बारबेडेंस, थर्ड है एक व दो दोनों, फोर्थ है ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि अमेरिकन कपास में कौन कौन से हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। कपास जो होता है मालवेसी कुल का सदस्य होता है और संसार में मुख्यतः दो प्रजातियां होती हैं। प्रथम को देसी कपास जिसे गार्सीपियम आर्बोरियम और गार्सीपियम हर्बेरियम के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है अमेरिकन कपास जिसे हम गार हिरसुटम और बारबेडेंस के नाम से जानते हैं। और देसी कपास का जो जन्म स्थान है वो भारत और इंडो चाइना है। अमेरिकन कपास का जो है ये मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिका माना जाता है। और अमेरिकन कपास के जो रेशे होते हैं ये लंबे होते हैं, रुई चमकीला होता है और उपज जो होता है देसी कपास से अधिक मिलता है। और कपास जो होता है एक अथवा बहुवर्षीय पौधा है और प्रायः इसकी ऊंचाई जो होती है 1 से 2 मीटर होती है और ये वृक्ष छोटा भी होता है। इसका पुष्प जो होता है द्विलिंगी होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। अमेरिकन कपास को गाहिर सुटम और बारबेडेंस दोनों के नाम से जाना जाता है। ओके, देख लीजिए अमेरिकन कपास जो है इस तरह से है। ये जो होते हैं इसके रेशे जो होते हैं लंबे होते हैं, रुई चमकीला होता है और इसका जो उपज होता है इसका ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास के मुख्य उपयोगी भाग क्या हैं? पहला ऑप्शन कैप्सूल फल, सेकंड है जड़, थर्ड है फल का रस, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि कपास के जो मुख्य उपयोगी भाग हैं वो क्या है। तो मैंने बताया कि कपास जो होते हैं ये इसके जो पौधे होते हैं एक अथवा बहुवर्षीय होते हैं और प्रायः ये 1 से 2 मीटर ऊंचा शाखीय और छोटा वृक्ष होता है। इसका पुष्प जो होता है द्विलिंगी होता है और इसके फल जो होते हैं कैप्सूल प्रकार का होता है और कैप्सूल को ही कपास का डोडा भी कहते हैं। इसके प्रत्येक कोष्ठक में लगभग 9 बीज होते हैं जिनकी सतह सफ़ेद, दीर्घ और मुलायम फाइबर से ढकी होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। कैप्सूल फल होता है और ये जो होता है इसकी जो उपयोगिता होती है कैप्सूल फल की वो बीजावरण से उत्पन्न रुई से रेशे बनाए जाते हैं जिनसे कपड़ा बनाया जाता है और बीज से तेल निकाला जाता है जिससे वनस्पति घी बनता है और खली को पशु आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। कपास का जो मुख्य उपयोगी भाग है वो कैप्सूल फल जो है इससे उत्पन्न बीज हैं। ओके, पहला ऑप्शन राइट हो गया। देख लीजिए फिगर में इसका जो बीज होता है ये देखिए कैप्सूल के आकार का इसका बीज है। इसका जो बीजावरण होता है फिर इसे जो रुई प्राप्त होती है उसका हम धागा बनाते हैं जिससे कपड़ा बनाया जाता है और इसके बीज से तेल निकाला जाता है जिससे वनस्पति घी बनता है और तेल निकालने के बाद जो खली बचता है वो जानवरों को पशु आहार के रूप में यूज़ करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कपास उष्ण तथा शुष्क जलवायु का पौधा है। सेकंड है कपास को खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। थर्ड है कपास मालवेसी कुल का पौधा है। कोट में बताना है केवल पहला व दूसरा, केवल दूसरा और तीसरा, केवल पहला और तीसरा, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो चलिए इसका आंसर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कपास जो होता है कपास उष्ण तथा शुष्क जलवायु का पौधा होता है और पौधे जो होते हैं ये प्रारंभिक अवस्था में नम वातावरण में और पकने के बाद इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। और ये जो होता है
काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। तो पहला देखिए, कपास उष्ण तथा शुष्क जलवायु का पौधा है, ये आपका राइट हो गया। सेकंड है, कपास की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी की उपयुक्त होती है। लेटेराइट मिट्टी नहीं, आपको पता है कि कपास के लिए काली मिट्टी आवश्यकता होती है, तो आपका ये गलत हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें गलत हो गया। थर्ड है, कपास मालवेसी कुल का पौधा है, तो मैंने आपको बताया कि कपास जो है मालवेसी कुल का पौधा है, इसका फल जो होता है कैप्सूल आकार का होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, 1 व 3 दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास के उत्पादन में भारत किस स्थान पे है? आपको बताना है कपास के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कपास के बारे में मैंने बताया कि ये उष्ण तथा शुष्क जलवायु का पौधा है, और जब ये स्टार्टिंग होता है, प्रारंभिक अवस्था हो, तो उसके लिए नम वातावरण की ज़रूरत होती है, और पकने के बाद इसके शुष्क वातावरण, इसके लिए जलवायु आवश्यक होता है, और इसके लिए काली मिट्टी आवश्यक होती है। और चीन के बाद जो है भारत जो है संसार का दूसरा शीर्ष कपास उत्पादक राष्ट्र है। पहला जो है आपका चीन है, दूसरा जो है भारत है। कपास के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, पहले नंबर पर चीन है। और भारत में बात कर लें तो भारत में गुजरात जो है कपास का शीर्ष उत्पादक राज्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो राइट हो जाएगा। उत्पादक राष्ट्र की बात करेगा तो भारत दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चाइना है, और भारत में बात करेगा तो गुजरात जो है पहले नंबर पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कपास में ओटाई प्रतिशत लगभग कितनी पाई जाती हैं? 20 से 22%, 24 से 43%, 30 से 35%, 40 से 45%। तो आपको बताना है कि निम्न में से कपास में ओटाई प्रतिशत क्या होती है? रुई की जो मात्रा होती है वो ओटाई प्रतिशत होता है, तो कितनी होती है आपको बताना है। तो कपास में जो ओटाई प्रतिशत या रुई की जो मात्रा होती है वो 24 से 43% होती है, 24 से 43% पाई जाती है। और भारत में जो देसी कपास की खेती होती है, कुल कपास क्षेत्र के 29% भाग पर खेती की जाती है। भारत में जो देसी कपास की खेती होती है वो कुल कपास क्षेत्र के 29% भाग पर की जाती है, और शेष भाग पर अमेरिकन कपास की खेती की जाती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया, 24 से 43%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अमेरिकन कपास की प्रमुख किस्मों में शामिल है? आपको बताना इनमें से कौन है जो अमेरिकन कपास की प्रमुख किस्मों में शामिल है। H4, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, सुजाता, उपर्युक्त सभी। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। मैंने आपको कपास के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया, तो अब आपको नॉलेज हो गया होगा। कपास जो होता है संसार का सबसे महत्वपूर्ण फाइबर होता है, और इसका जो भारतवर्ष में जो कपास है वो 600 ईस्वी में चीन व मिस्र में पुनः स्थापित किया गया था। इसका वस्त्र रेशा के रूप में खेती जो है ये 1300 से 1400 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, और कपास जो है मालवेसी कुल का सदस्य है, और संसार में इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रथम जो है देसी कपास, सेकंड जो है अमेरिकन कपास। देसी कपास का जो नाम है उसे गार्सीपियम आर्बोरियम भी कहते हैं, और गार्सीपियम हर्बेरियम भी कहते हैं। अमेरिकन कपास को हम गार हिरसुटम और बारबेडेंस के नाम से भी जाना जाते हैं। और देसी कपास का जो जन्म स्थान है वो भारत और इंडो चाइना है। अमेरिकन कपास का जो स्थान है वो मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका है। अमेरिकन कपास जो होते हैं उसके रेशे लंबे होते हैं, रुई चमकीला होता है, और उपज जो है देसी कपास से अधिक होता है। और कपास जो होता है एक अथवा बहुवर्षीय पौधा होता है। इसकी साइज 1 से 2 मीटर ऊंचा शाखीय या छोटा वृक्ष होता है। इसका पुष्प द्विलिंगी होता है। इसके फल कैप्सूल प्रकार के होते हैं, और कैप्सूल जो होता है उसको कपास का डोडा कहते हैं। और जो कैप्सूल मिलते हैं उसके कोष्ठक में 9 बीज होते हैं, और जिसकी सतह चमकीली, सफ़ेद और दीर्घ, मुलायम और फाइबर से ढकी रहती है। और कपास के लिए उष्ण और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में इसके लिए नम जलवायु, और पकने के बाद इसके लिए शुष्क जलवायु लाभदायक होता है। काली मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। और कपास के उत्पादक राष्ट्र में जो है चीन पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर भारत है। और भारत में बात कर ले तो गुजरात कपास का शीर्ष उत्पादक राज्य है। और कपास में जो उटाई प्रतिशत होती है वो 24 से 43% होती है, जिसमें से भारत जो है देसी कपास की खेती जो करता है कुल कपास क्षेत्र का 29% भाग पर देसी कपास उगाई जाती है, और शेष % भाग पर जो है अमेरिकन कपास उगाई जाती है। और भारत में जो अमेरिकन कपास की प्रमुख किस्में हैं वो H4 हैं, महालक्ष्मी हैं, जयलक्ष्मी हैं, F414 हैं, और आपका सुजाता है, MCU 56 और 8 हैं। ये सारे आपके जो हैं अमेरिकन कपास की प्रमुख किस्में हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। H4, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, सुजाता, ये सब है उपर्युक्त सभी। तो आपको कपास के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो गया होगा। अब कपास के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर पाएंगे आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी कपास के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से जूट का जन्म स्थान माना जाता है। जूट का जन्म स्थान किसे माना जाता है? अफ्रीका, भारत, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए जूट के बारे में बात कर लेते हैं। जूट का जन्म स्थान क्या है? तो जूट जो होता है ये टिलियेशी कुल का सदस्य होता है। इसका जो जन्म स्थान होता है वो अफ्रीका व भारत माना जाता है और यह कपास के बाद दूसरी प्रमुख रेशे वाली फसल होती है और इसके विकास में केंद्रीय जूट अनुसंधान बैरकपुर जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसमें इसका योगदान महत्वपूर्ण है और इसके लिए जो जलवायु है जूट के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए तापमान जो होता है 25.38 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। इसके लिए वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर होती है और इसके लिए मृदा जलोढ़ या खादर मीटर की आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अफ्रीका व भारत में जूट का जन्म स्थान माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए जूट का आप फिगर देख लीजिए। जूट ऐसे ही प्राप्त करते हैं। ये आपका ये जूट की फसल है। फिर इससे जब रेशा, इसके तने से रेशा निकालते हैं तो कुछ इस तरह से रूप उसका दिखाई देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूट के पौधे में कितने % रेशा प्राप्त होता है? जूट के पौधे से कितने % रेशा प्राप्त होता है? 20 से 25%, 45 से 75%, 25 से 50%, 75 से 80%। तो चलिए बता दीजिए कि जूट के पौधे से कितना % रेशा प्राप्त होता है। तो जूट का मैंने बताया कि ये टिलियेशी कुल का सदस्य है। इसका जन्म स्थान अफ्रीका और भारत है। कपास के बाद दूसरा स्थान इसी रेशे का है, जूट का ही है और इसके विकास में जो योगदान दिए हैं वो केंद्रीय जूट अनुसंधान बैरकपुर पश्चिम बंगाल का है। इसके लिए उष्ण जलवायु है। तापमान 25.38 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। वर्षा जो है 200 से 250 सेंटीमीटर चाहिए और इसके लिए जो मृदा है जलोढ़ मृदा होनी चाहिए और जूट के पौधे से जो प्राप्त रेशम होता है वो 45 से 75% होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। 45 से 75% जूट के पौधे से रेशे प्राप्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस रेशे को भारत का स्वर्णिम तंतु माना जाता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रेशा है जिसे भारत का स्वर्णिम तंतु माना जाता है। कपास, जूट, सन, अलसी। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है? तो भारत का जो स्वर्णिम तंतु है वो आप जूट को मानते हैं। जूट जो होता है, जूट जो है उसको भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है और जैसा भी कि मैंने बताया आपको जूट के बारे में कि यह टिलियेशी कुल का सदस्य है। इसका जन्म स्थान अफ्रीका और भारत है और कपास के बाद दूसरा प्रमुख रेशा है ये। इसके लिए जलवायु उष्ण है। तापमान 25.38 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके लिए वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर है। मृदा जलोढ़ है और जूट से जो पौधे से प्राप्त रेशा होता है 45 से 75% होता है और इसका जो उपनाम है इसको भारत का स्वर्णिम तंतु भी कहते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूट की रेशे को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? आपको बताना है जूट की जो रेशे हैं उसको किस विधि द्वारा अलग करते हैं। शुष्क विधि, आर्द्र विधि, अपगलन विधि, उपयुक्त सभी। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो जूट के पौधे से जो रेशे को हम अपगलन विधि द्वारा अलग करते हैं। अपगलन विधि क्या होता है? इसमें हम तने की छाल को नीचे से प्राप्त किया जाता है और इस विधि में तने के बंडलों को 20 सेंटीमीटर नीचे पानी में डुबोते हैं। उसके बाद उसमें वायुजीवी और अवायुजीवी सूक्ष्म जीवाणु की क्रियाशीलता से रेशे में जो उपस्थित पेक्टिन और गोंद होते हैं इन सारे पदार्थ इसमें घुलकर नष्ट हो जाते हैं और जिससे सुगमता से हम रेशा अलग कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपगलन विधि द्वारा। तो अब आप जान गए होंगे कि रेशा कैसे प्राप्त करते हैं। जूट के पौधे से जो रेशा है उसको अपगलन विधि द्वारा तने की छाल से नीचे से प्राप्त किया जाता है। इस विधि में तने के बंडल को जो है 20 सेंटीमीटर नीचे पानी में डुबोते हैं। उसके बाद इस पर वायुजीवी और अवायुजीवी सूक्ष्म जीवाणु द्वारा इस पर क्रिया करवाते हैं और इससे रेशे में जो उपस्थित पेक्टिन गोंद होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं और जिससे सुगमता से हम रेशम प्राप्त कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन 3rd राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूट के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर, 200 से 250 सेंटीमीटर, 300 से 350 सेंटीमीटर, 500 से 550 सेंटीमीटर। तो चलिए इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको जूट के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका। तो जूट जो होता है ये टिलियेशी कुल का पौधा होता है। इसका जो प्रयोग होता है ये बोरे, थैले, रस्से ये सारी चीज़ें बनाने में किया जाता है और इसका जो जन्म स्थान है वो अफ्रीका और भारत है और इसके लिए जलवायु उष्ण है। तापमान जो है 25.38 डिग्री सेंटीग्रेड है। वर्षा जो है 200 से 250 सेंटीमीटर होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। 200 से 250 सेंटीमीटर जूट के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भांग किस कुल का पौधा है? भांग किस कुल का पौधा है? पहला ऑप्शन टिलियेशी, 2nd है पॉमी, 3rd है
कैनेबिनेसी, फोर्थ है ग्रेमिनी। तो चलिए बता दीजिए कि भांग किस कुल का पौधा है। तो भांग जो आपका है ये कैनेबिनेसी कुल का पौधा है और इसका जो उपयोगी भाग है वो परिरंभ के रेशे हैं या पेरिसाइकिल के रेशे हैं। और इसका जो प्रयोग करते हैं, भांग का जो प्रयोग करते हैं, ब्रूस बनाने, रस्सी बनाने, दरी बनाने और थैले बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। भांग का जो है कुल जो है ये कैनेबिनेसी कुल का पौधा है। ओके, भांग देख लीजिए आप फिगर, भांग तो पहचानते ही होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सन का मुख्य उपयोगी भाग है? आपको बताना है सन या पटसन या जो होता है उसका उपयोगी भाग क्या है। कैप्सूल, फल, फ्लोएम के रेशे, जड़, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बता दीजिए, आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। सन का मुख्य उपयोगी भाग क्या है? तो सन जो होता है ये पैपिलियोनियेसी कुल का पौधा होता है और इसका जो मुख्य उपयोगी भाग होता है वो फ्लोएम के रेशे होते हैं। फ्लोएम मतलब छाल के रेशे होते हैं और इसका प्रयोग जो होता है रस्से या जाल बनाने में किया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, फ्लोएम के रेशे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, जूट के शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं? आपको बताना है कि जूट के शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं। भारत, चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो चलिए बता दीजिए, 2020 के आंकड़े के अनुसार हमको बताना है। तो जूट के शीर्ष उत्पादक जो राष्ट्र हैं उसमें पहले स्थान पर आपका भारत है। जूट के पहले स्थान पर आपका भारत है, सेकंड स्थान पर आपका बांग्लादेश है। फर्स्ट स्थान पे भारत है, सेकंड पे बांग्लादेश है और थर्ड पे आपका चाइना है। यहाँ पे आपका राज्य नहीं होगा, राष्ट्र की बात कर रहा है, राष्ट्र की बात कर रहा है, गलत वहाँ लिखा गया है। तो राष्ट्र बताना, जूट के शीर्ष उत्पादक राष्ट्र जो है पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश है और थर्ड स्थान पर आपका चाइना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो गया। और जूट के जो उत्पादक 3 शीर्ष राज्य हैं, राज्य की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल है, सेकंड स्थान पर आपका बिहार है और थर्ड स्थान पर आपका असम है। अगर राज्य की बात करेंगे तो आप जान गए होंगे कि जूट के जो शीर्ष उत्पादक राष्ट्र हैं उसमें पहले स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश, तीसरे स्थान पर चीन है। और अगर उत्पादक राज्य की बात कर लें तो पहले स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर आपका बिहार, तीसरे स्थान पर असम है। और जूट का फिगर तो आप देख लीजिए, जूट आपको इसी तरह से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्त फ्रेंड, आप लोग को आज का सेशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम्स में आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखा करें और बार बार रिवीजन किया करें, जिससे भूलें ना, और कोशिश करें कि आप जितना हो सके उतना आप लर्न कर लें वीडियो को, और पिछला वीडियो ज़रूर रिवीजन किया करें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।